हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पंचकर्म चैप्टर नंबर 5 का वन शॉट वीडियो का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट अप किए थे, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स थे जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट अप करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर ट्रीटमेंट टू स्टिमुलेट नर्व्स मसल्स, रिड्यूस पेन, प्रमोट हीलिंग एंड इम्प्रूव फिजिकल फंक्शन। इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिससे हम नर्व्स और मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उससे हम पेन को रिड्यूस करते हैं, हीलिंग को प्रमोट करते हैं और फिजिकल फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी की डेफिनेशन। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी का प्रिंसिपल क्या होता है वो देख लेते हैं। यूजेस कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल करेंट्स टू प्रोड्यूस थेरापेटिक इफेक्ट्स। मतलब थेरापेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसमें कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल करेंट्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ करेंट्स का जो है यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट करंट का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और ऑल्टरनेटिंग करंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमें बैटरी से करंट मिलता है उसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और जो हमारे स्विचेस में होता है उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, एसी करंट भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, और इफेक्ट टाइप एंड फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द इफेक्ट। जो भी हम थेरापेटिक इफेक्ट, जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो डिसाइड रहेगा कि किस टाइप का हम करंट यूज़ कर रहे हैं और किस फ्रीक्वेंसी का करंट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद इसके मेन इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये स्टिमुलेट करता है सेंसरी और मोटर नर्व्स को, प्रमोट करता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि जब पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स स्टेट में चली जाती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो ये जो है इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर रिड्यूसेस पेन थ्रू पेन गेट थ्योरी। पेन गेट थ्योरी में क्या होता है कि जो भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं जिनकी वजह से पेन जो है बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और हमें फील हो रहा है, उन नर्व इम्पल्सेस को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसी को हम कहते हैं पेन गेट थ्योरी। फिर उसके बाद एंडोर्फिन रिलीज। मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन नाम का, जो पेन को रिड्यूस करता है। तो इसे हम रिलीज़ करने, मतलब इसको हम प्रमोट करते हैं कि एंडोर्फिन हार्मोन अगर हमारी बॉडी में रिलीज़ होता रहेगा तो उसकी वजह से पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड टिश्यू रिपेयर। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोथेरेपी से हम सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और टिश्यू के रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपीज, जिसमें कि 3 टाइप्स होते हैं, TENS, NMES और IFT। जिसमें कि जो TENS होती है वो पेन रिलीफ करती है, NMES जो होती है वो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करती है, IFT डीप पेन रिलीफ करती है और इम्प्रूव सर्कुलेशन करती है। ठीक है, तो ये होगा इसके टाइप्स और ये होगा उसके यूजेस। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल इंडिकेशन, जिसमें हम पेन रिलीफ करवा सकते हैं पेशेंट का, जैसे कि लो बैक पेन, अर्थराइटिस, पोस्ट ऑपरेटिव पेन और सियाटिका। इन सब में हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं, मसल की स्ट्रेंथनिंग करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, एडिमा में भी यूज़ करते हैं और टिश्यू के हीलिंग में भी हम इसका इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। ये क्या करती है कि पेन का मॉड्यूलेशन करती है, जैसे कि गेट कंट्रोल। जैसे TENS स्टिमुलेट्स लार्ज सेंसरी फाइबर्स। जो TENS होता है वो स्टिमुलेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसरी फाइबर्स को स्टिमुलेट करने लगता है, जिससे की वजह से क्लोजेस स्पाइनल गेट। जो स्पाइनल पेन गेट होता है, जिसकी वजह से पेन जो है हमारी बॉडी में फील हो रहा है, वो स्पाइनल पेन गेट को ये TNS जो है वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पेन जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरा इसमें एंडोर्फिन रिलीज। मतलब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोथेरेपी करने के बाद एंडोर्फिन रिलीज होने लगता है। ये एक एंडोजीनियस ओपोइड होता है। एंडोजीनियस ओपोइड्स का मतलब होता है ये नेचुरल पेन रिलीफ हार्मोन होता है। और ये क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू, लगभग 1 to 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में, तो उसकी वजह से एंडोजीनियस ओपोइड्स जो है वो रिलीज़ होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिया का काम करता है। मतलब बहुत टाइम तक पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट होता है नर्व ब्लॉक। कंटिन्यूस स्टिमुलेशन कैन इनहिबिट पेन सिग्नल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू हम कंटिन्यूस स्टिमुलेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनहिबिट पेन सिग्नल, जो भी नर्व इम्पल्सेस में पेन सिग्नल्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, वो इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन जो है वो रिलीफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसको हम कहते हैं IFT। IFT is an electrotherapy modality using medium frequency electrical currents to relieve pain, reduce swelling edema, promote healing, stimulate deeper tissues.
तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स की इलेक्ट्रोथेरेपी जो देखी थी, उसमें जो सबसे पहली है वो है आईएफटी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरफेरेंशियल थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आईएफटी एक इलेक्ट्रोथेरेपी होती है और इसमें हम मीडियम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल करंट्स को यूज़ करते हैं और इन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है रिलीफ पेन, रिड्यूस स्वेलिंग, प्रमोट हीलिंग और स्टिमुलेट डीपर टिश्यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद टीएनएस क्या होता है? टीएनएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये क्या होता है? नॉन इन्वेसिव इलेक्ट्रोथेरेपी होती है यूजिंग लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट्स फॉर पेन रिलीफ। इसमें हम लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट्स का यूज़ करते हैं पेन को रिलीफ करने में। इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें हम मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट्स का यूज़ कर रहे थे आईएफटी में, और टीएनएस में हम लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट्स का यूज़ करते हैं पेन रिलीफ करवाने में, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? गेट कंट्रोल थ्योरी के थ्रू ये वर्क करता है। ये क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है पेन के सिग्नल्स को और एंडोर्फिन को रिलीज़ करवाता है, जो एक लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिया की तरह काम करता है, एंडोर्फिन हार्मोन, ठीक है। फिर थर्ड जो हमने देखा था वो था मसल स्टिमुलेशन थेरेपी, जिसे हम एमएसटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स टू प्रोड्यूस कंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, प्रिवेंट एट्रोफी एंड इनहेंस न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट्स का यूज़ करता है और प्रोड्यूस करता है कंट्रोल्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब मसल के कॉन्ट्रैक्शन को ये कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और एट्रोफी को प्रिवेंट करता है, मतलब टिश्यू डेथ जो हो रही है, अगर गलती से अगर टिश्यूज़ में डेथ हो रही है, सेल्युलर डेथ हो रही है, तो उसको ये प्रिवेंट करता है और इन्हेंस करता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन उसको ये रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स के देख लिए। सबसे पहला था आईएफटी, दूसरा था टीएनएस और तीसरा है एमएसटी, ठीक है। मैनुअल थेरेपी इज़ अ हैंड्स ऑन फिजियोथेरेपी। इसमें हम हैंड्स का यूज़ करेंगे फिजियोथेरेपी करने के लिए। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ कर रहे थे, इसमें हम हैंड्स का यूज़ करेंगे फिजियोथेरेपी करने के लिए, तो इसी को हम कहेंगे मैनुअल थेरेपी। फिजियोथेरेपी टेक्निक यूज टू असिस्ट डायग्नोस एंड ट्रीट मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन। किसी भी प्रकार के मस्कुलोस्केलेटल मतलब मसल्स के डिसफंक्शन या कोई भी स्केलेटल सिस्टम के डिसफंक्शन अगर बॉडी में हो रहे हैं, तो उसे हम मैनुअल थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसका असिस्ट करते हैं, ठीक है, उसको असिस्ट करते हैं बाय कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, मसल्स, फेशिया एंड न्यूरल टिश्यूज। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? तो हम कंट्रोल मूवमेंट ऑफ जॉइंट, मतलब मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स को हम कंट्रोल करेंगे, मसल्स, फेशिया और न्यूरल टिश्यूज़ को भी हम कंट्रोल करेंगे। अगर हमने ये सारी चीज़ें मैनुअल थेरेपी के थ्रू कंट्रोल कर ली, तो हम मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। बेस्ड ऑन बायोमैकेनिकल एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बायोमैकेनिकल बेस्ड होते हैं या तो फिर न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के बेसिस पर होते हैं। इंक्लूड्स पैसिव जॉइंट मूवमेंट्स, इसमें हम जॉइंट्स का मूवमेंट करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और न्यूरल मोबिलाइजेशन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है मैनुअल थेरेपी से जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। एम टू रिस्टोर नॉर्मल मूवमेंट, इसका एम क्या होता है कि जो भी नॉर्मल मूवमेंट है उसको हम रिस्टोर कर सकें, ठीक है, वापस से ला सकें। रिड्यूस पेन, पेशेंट को जो भी पेन हो रहा है उसको कम कर सकें और इम्प्रूव फंक्शन, और फंक्शन को इम्प्रूव कर सकें। फिर इसके मेन गोल्स होते हैं पेन को कम करना, जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना, स्टिफनेस रिड्यूस करना, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना, रिस्टोर नॉर्मल मूवमेंट एंड फंक्शन, जो भी नॉर्मल मूवमेंट होता है उसको रिस्टोर करना। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, इसमें पेन मॉड्यूलेशन करता है ये, ठीक है, गेट को कंट्रोल करता है, एंडोर्फिन रिलीज करता है जिसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाता है, जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंक्रीज करता है, मसल को रिलैक्स करता है, न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन करता है। और में है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मतलब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं कि अगर पेन वगैरह नहीं होगा बॉडी में, सही तरीके से जो पेशेंट है वो मूव कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके इंडिकेशन देख लेते हैं। नेक पेन, जिनको नेक पेन है उनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं मैनुअल थेरेपी का। लो बैक पेन, जॉइंट स्टिफनेस, शोल्डर नी हिप फ्रोजन शोल्डर, पॉस्चरल डिसफंक्शन, सियाटिका एंड नर्व एंट्रैप एंट्रैपमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी, इन सब में हम मैनुअल थेरेपी का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैनुअल थेरेपी के अंदर आती हैं, जैसे कि सबसे पहली होती है शोल्डर जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? शोल्डर मैनिपुलेशन इज यूज टू, मतलब शोल्डर मैनिपुलेशन किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम वो देख लेते हैं। रीस्टोर जॉइंट मोबिलिटी, अगर शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा तो उसकी मोबिलिटी को रीस्टोर करने में इसका यूज़ किया जाता है, पेन रिड्यूस करने में और फंक्शन को इम्प्रूव करने में। कॉमनली यूज्ड इन फ्रोजन शोल्डर जो डिसीज़ होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसको मैनुअली, मतलब हैंड ऑन प्रैक्टिस से मैनुअली फिजियोथेरेपी की जाती है और उसके थ्रू हम जो है शोल्डर जॉइंट को जो है रिस्टोर करते हैं, उसकी मोबिलिटी को रिस्टोर करते हैं। कॉमनली यूज्ड इन फ्रोजन शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ठीक है, इन सब में इसका यूज़ करते हैं। रोटेटर कफ डिसफंक्शन, शोल्डर जॉइंट में जो रोटेटर कफ होते हैं उसके डिसफंक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस, तो इन सब में इसका यूज़ करते हैं शोल्डर जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक का। ठीक है, फिर दूसरा होता है मैनिपुलेशन टेक्निक फॉर नी जॉइंट। कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती है नी जॉइंट के लिए भी, जैसे नी जॉइंट मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन इज यूज्ड टू रिस्टोर ROM, मतलब रेंज ऑफ मोशन को ये रिस्टोर करता है। स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस को डिक्रीज करता है, पेन रिलीव करता है और इम्प्रूव फंक्शनल मोबिलिटी। तो मैनुअल थेरेपी के थ्रू हम नी जॉइंट को भी रिस्टोर कर सकते हैं, नी जॉइंट का जो मूवमेंट है उसको भी हम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्पाइनल मैनिपुलेशन टेक्निक भी होती है फॉर स्पाइनल डिसऑर्डर, जो भी स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए ये यूज़ की जाती है। जैसे कि स्पाइनल मैनिपुलेशन इज़ अ मैनुअल थेरेपी, ये भी एक मैनुअल थेरेपी होती है। अप्लाइड टू स्पाइन, अप्लाइड टू द स्पाइन, और ये स्पाइन में अप्लाई की जाती है। तो इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन रिलेटेड जॉइंट मोबिलिटी को ये इम्प्रूव करती है। रिलीव मस्कुलोस्केलेटल पेन, रिड्यूस स्टिफनेस, रिस्टोर फंक्शनल मूवमेंट। तो इसमें भी जो है ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, लेकिन ये स्पाइन डिसऑर्डर्स को जो है इम्प्रूव करती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड आयुर्वेदिक अप्रोच। मतलब हम फिजियोथेरेपी और आयुर्वेदिक अप्रोच को जो है कंपेयर करेंगे कि फिजियोथेरेपी में हम कौन सी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं डिसीज़ को क्योर करने के लिए, और दूसरा हम आयुर्वेदिक अप्रोचेस उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे फिजियोथेरेपी फोकस इज ऑन फंक्शनल रिकवरी, फिजियोथेरेपी जो होती है वो फंक्शनल रिकवरी पर फोकस करती है, मूवमेंट मैनेज करती है, रिहैबिलिटेशन करती है यूजिंग एविडेंस बेस्ड फिजिकल मॉडलिटीज़। ठीक है, और आयुर्वेदा में क्या होता है? ये फोकसेस ऑन बैलेंस ऑफ बॉडी एनर्जीज। ये क्या कर आयुर्वेदा में क्या होता है? ये फोकस करता है बैलेंस ऑफ बॉडी एनर्जी, दोषास, डिटॉक्सिफिकेशन, हर्बल थेरेपी, मसाज, पंचकर्मा एंड डाइट। आयुर्वेदा किस पे फोकस करता है? ये जो भी दोष होते हैं, वात पित्त कफ दोष होते हैं, उनको बैलेंस करने में सबसे पहले आयुर्वेदा फोकस करता है। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में फोकस करता है, हर्बल थेरेपी दे सकते हैं हम इससे, मसाज, पंचकर्मा और डाइट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस पर जो है आयुर्वेदा फोकस करता है। ठीक है, बोथ अप्रोचेस कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फॉर बेटर पेशेंट्स आउटकम। तो अगर हम दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो पेशेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, जैसे कि बोथ अप्रोचेस जो रहेंगी पेशेंट के लिए उसके आउटकम के लिए बेनिफिशियल होंगी, फिजियोथेरेपी और आयुर्वेदा। तो इंटीग्रेटिव थेरेपीज, फिजियोथेरेपी एंड आयुर्वेदा, हम दोनों को मिलाकर किस तरीके से जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। फिजियोथेरेपी जो है वो पेन मैनेजमेंट में फोकस करती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि TNS, IFT, अल्ट्रासाउंड और मैनुअल थेरेपी के थ्रू हम पेन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और आयुर्वेदा में क्या होता है कि अभ्यंग बस्ती, कटी बस्ती और स्वेदन का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ करने में, रिलैक्सेशन और इम्प्रूव सर्कुलेशन में। जॉइंट स्टिफनेस और मोबिलिटी में क्या करते हैं? मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आयुर्वेदा में क्या करते हैं? स्नेहन स्वेदन और पिंड स्वेद करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि स्टिफनेस रिड्यूस हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। फिर पॉस्चरल करेक्शन के लिए जो फिजियोथेरेपी होती है वो फोकस करती है पॉस्चरल एक्सरसाइज में, और आयुर्वेदा क्या करते हैं कि दिनचर्या और योगा की प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, फॉर बेटर पॉस्चर एंड मूवमेंट। फिर अगर इन्फ्लेमेशन को रिडक्शन करना है, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन के लिए थेरापेटिक एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजिकल मॉडलिटीज़ होती हैं, और आयुर्वेदा में एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स और पंचकर्म का यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के लिए फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, बैलेंस गेट ट्रेनिंग होती है, और आयुर्वेदा में नश से और शिरोधारा किया जाता है इम्प्रूव न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। फिर मसल रिलैक्सेशन के लिए मैनुअल थेरेपी और स्ट्रेचिंग की जाती है फिजियोथेरेपी में, और आयुर्वेदा में पिंड स्वेद और मेडिकेटेड स्टीम देते हैं, मतलब जो स्वेद करते हैं, मेडिकेटेड स्वेदन करते हैं उनका, और इसकी वजह से रिड्यूस मसल टेंशन और स्पाज्म होता है।
फिर लास्ट है पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन, मतलब फंक्शनल रिट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर किसी की सर्जरी हुई है तो उसके बाद हम फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, फंक्शनल रिट्रेनिंग करते हैं, गेट ट्रेनिंग देते हैं और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये रिहैबिलिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ फिजियोथेरेपी। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में हम क्या करते हैं, सपोर्ट आयुर्वेदिक थेरेपीज देते हैं व्हेन अप्रोप्रिएट, इम्प्रूव रिकवरी एंड फंक्शन, जिसकी वजह से पोस्ट सर्जिकल जो भी कंडीशन है उसमें रिकवरी हमें देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिजियोथेरेपी का वन शॉट वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।